हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इतिहास में हमको कुछ ऐसे युद्ध देखने को मिलते हैं जिनके बाद इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। उनमें से ही एक है तराइन का युद्ध। इस युद्ध के बाद भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। ये युद्ध लड़ा गया था राजपूतों का नेतृत्व कर रहे पृथ्वीराज चौहान के और तुर्की सेना का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद गौरी के बीच। इन दोनों के बीच दो युद्ध लड़े गए थे तराइन में, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान पहला तराइन का युद्ध जीत जाते हैं, मगर वो दूसरा तराइन का युद्ध हार जाते हैं मोहम्मद गौरी के हाथों। तो आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से दूसरा युद्ध क्यों हार जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तराइन के पहले युद्ध के बारे में। युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले पर कब्जा किया और पृथ्वीराज चौहान के पास अपना एक दूत भेजा। मोहम्मद गौरी के दूत ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि अगर वो इस्लाम को कबूल करता है और मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को मान्यता देता है तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर हमला नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की सभी शर्तों को नकार देता है और युद्ध की चुनौती को स्वीकार करता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए सभी राजपूत राजा एकजुट हो जाते हैं और वो सभी पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी से लड़ने का फैसला करते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा था और उसकी सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं मोहम्मद गौरी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे। राजपूतों की सेना में हाथियों की तादाद ज़्यादा थी और मोहम्मद गौरी की सेना में तीर अंदाजों की तादाद ज़्यादा थी। दोनों ही सेना तराइन के मैदान की तरफ आगे बढ़ती हैं और 13 नवंबर 1191 में पहला तराइन का युद्ध लड़ा जाता है। लड़ाई की शुरुआत में मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना पर तीर बरसाना चालू कर देती है, और इस हमले का जवाब देने के लिए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की सेना पर सीधा हमला करने का आदेश देता है। मोहम्मद गौरी को राजपूतों की ये स्ट्रेटेजी पता नहीं थी और वो ये नहीं जानता था कि राजपूत सेना सीधे हमले में बहुत अच्छा युद्ध लड़ती है। पृथ्वीराज चौहान जब ऐसा हमला करते हैं तो मोहम्मद गौरी की सेना हारना चालू हो जाती है, उसके बहुत सारे सैनिकों की जान जाती है। और जब मोहम्मद गौरी की सेना ये देखती है कि राजपूत की सेना उन पर हावी पड़ रही है तो वो वहाँ से पलायन करना चालू कर देते हैं। उनकी सेना के अंदर एक पैनिक आ जाता है और मोहम्मद गौरी खुद यहाँ पर हार मान लेता है पृथ्वीराज चौहान से, और फिर वो युद्ध से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हरा देते हैं। मोहम्मद गौरी इस हार के बाद बहुत अपमानित महसूस करता है और वो एक बदले की भावना से भर जाता है। वो सभी तरह की भोग विलास की चीज़ों को छोड़ देता है और दिन रात अपनी सेना को दुरुस्त करने में लगा रहता है। और अब उसके जीवन में एक ही उद्देश्य है कि वो किसी भी तरह से पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता है। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत की खुशी में ये बात भूल जाते हैं कि मोहम्मद गौरी उन पर फिर से अटैक कर सकता है। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से शादी करते हैं, और संयोगिता के पिता कन्नौज के राजा जयचंद इस शादी का विरोध करते हैं। इस शादी की वजह से जयचंद पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं करते हैं और वो बाकी राजपूत राजाओं को भी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट करने से मना करते हैं। इसी बीच फिर से मोहम्मद गौरी भटिंडा के किले पर कब्जा कर लेता है और फिर से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध की चुनौती देता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की युद्ध की चुनौती को तो स्वीकार करते हैं, मगर पहले युद्ध के मुकाबले पृथ्वीराज चौहान के सैन्य बल में कमी आती है। फिर भी इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गौरी की सेना से काफ़ी बड़ी थी। मोहम्मद गौरी ने पूरा 1 साल इस बात की प्लानिंग में बिताया होता है कि वो किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को और राजपूतों को हराएंगे। यहाँ पर मोहम्मद गौरी एक अलग रणनीति अपनाते हैं तराइन के दूसरे युद्ध में, और ये बैटल लड़ा जाता है 1192 में। मोहम्मद गौरी यहाँ पर युद्ध नीति का उल्लंघन करते हुए सूर्य उदय से पहले ही राजपूत सेना के कैंप पर हमला कर देते हैं, ताकि राजपूत सेना के कैंप में एक पैनिक क्रिएट हो। और जब सुबह युद्ध चालू होता है तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर भी एक नई रणनीति के तहत युद्ध करते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट लिया था। यहाँ पर पहली सेना का काम यह था कि वो पृथ्वीराज चौहान की सेना पर सामने से अटैक करती थी और फिर भाग जाती थी, और जब राजपूत सेना उनका पीछा करती थी तो पीछे से मोहम्मद गौरी की दूसरी सेना आती थी, और इस तरह मोहम्मद गौरी की सेना राजपूत सेना को दोनों तरफ से घेर लेती थी। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर जो पहले युद्ध में गलती की थी राजपूतों से सीधी लड़ाई करने की, वो उसको यहाँ पर दोहराता नहीं है, और वो राजपूतों से यहाँ पर अपनी इस नई रणनीति के तहत युद्ध लड़ता है, जिसमें वो सफल भी होता है। इस रणनीति के तहत मोहम्मद गौरी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और दूसरा तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है।
मोहम्मद गौरी की जीत के बाद हम देखते हैं पहली बार उत्तर भारत में एक मुस्लिम शासन स्थापित होता है और कुछ समय बाद यहाँ पर मोहम्मद गौरी अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राज संभालने के लिए नियुक्त करता है और फिर हम देखते हैं उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह मोहम्मद गौरी पहला बैटल हारने के बाद दूसरा बैटल जीतता है और किस तरह पृथ्वीराज चौहान पहला तराइन का युद्ध जीतने के बाद दूसरा युद्ध हार जाता है और भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।